क्लास में मल्टीप्लेक्सर हमने कंप्लीट किया था. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट, डिकोडर. ठीक है, सो डिकोडर. अगेन जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर में एक जनरलाइज्ड सर्किट से स्टार्ट किया था, डिकोडर में इनपुट में n बिट का बाइनरी कोड होता है. n बिट बाइनरी कोड. n बिट बाइनरी कोड. m output lines. ओके, देखो n बिट का बाइनरी कोड है और कैपिटल M आउटपुट लाइन से. एक स्टेटमेंट और है. अब देखो इसी में कनेक्टेड स्टेटमेंट क्या है, n बिट का बाइनरी कोड है तो कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन. n बिट का बाइनरी कोड है तो 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन. हर कॉम्बिनेशन के लिए एक एक आउटपुट लाइन एक्टिवेटेड होगी. जैसे मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था, हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन लाइन के लिए एक एक इनपुट आउटपुट में पास करता था. मल्टीप्लेक्सर में था डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ सिलेक्शन लाइन, हर कॉम्बिनेशन के लिए एक एक इनपुट आउटपुट से पास करता था. यहां पे अलग अलग इनपुट लाइन के कॉम्बिनेशंस में वन बाय वन आउटपुट लाइंस विल बी एक्टिवेटेड. पहला कॉम्बिनेशन फर्स्ट आउटपुट लाइन एक्टिवेटेड. एक्टिवेटेड का मीनिंग क्या होगा वो मैं बताऊंगा. सेकेंड कॉम्बिनेशन सेकेंड आउटपुट लाइन एक्टिवेटेड एंड सो ऑन. फॉर एवरी कॉम्बिनेशन वन आउटपुट लाइन विल बी एक्टिवेटेड. सो जो मैं लिखवाने वाला हूं पहले उसको समझ लो, फिर मैं नोट डाउन भी करवाऊंगा, डिक्टेट करवाऊंगा. तो मैं लिखवाऊंगा ये एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें जो कि n बिट इनपुट बाइनरी कोड को कैपिटल M आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट करता है, जिसमें कि हर इनपुट लाइंस की कॉम्बिनेशन के लिए एक एक आउटपुट लाइन क्या होता है, एक्टिवेट होता है. बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा 2 मिनट के अंदर जब मैं एक n और m की एक वैल्यू लूंगा. जैसे कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर था, 4x1 था, यहां जैसे ही मैं लूंगा वो चीज और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. बट उसके पहले इसके बाद इसका स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं. लिखिए, लिखिए, decoder is a combinational circuit. Decoder is a combinational circuit which converts. Decoder is a combinational circuit which converts n bit input binary code, small n यूज करना, n bit input binary code, n bit input binary code to m output lines, capital M output lines, m output lines, such that for each input combination, for each input combination, one output line will be activated. One output line will be activated. One output line will be activated. Full stop. ओके, ये बना लियो. ठीक है. सो बेसिक तो यहां पे समझ में आ गया होगा
और डिटेलिंग के लिए या एनालिसिस के लिए एक पर्टिकुलर साइज ऑफ डिकोडर हम यहां पे डिफाइन करेंगे। जैसा कि हेडिंग हम लिख रहे हैं 3x8 डिकोडर। तो जैसे 4x1 मल्टीप्लेक्सर होता था, तो 4 क्या होते थे इनपुट, 1 क्या होता था आउटपुट। वैसे ही 3x8 का मतलब ही है कि 3 इनपुट होंगे और 8 आउटपुट होगा। तो ये क्रॉस में जो पहले और बाद में होता है वो नंबर ऑफ इनपुट लाइंस और आउटपुट लाइंस को डिफाइन करता है। तो इसका पहले ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। तो यहां पे ब्लॉक डायग्राम, तो ये जो डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम है इसमें 3 बिट का बाइनरी होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो A, B एंड C, ठीक है, बाइनरी कोड, ठीक है। आउटपुट लाइंस को हम लोग लिखते हैं D से, O से भी लिख सकते हो, O0, O1, O2, O3, D से भी लिख सकते हैं, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। ABC बाइनरी 3x8 डिकोडर। सो ABC वो 3 बिट है जो इनपुट में बाइनरी के फॉर्म में है, आउटपुट लाइंस D0 से D7, ठीक है। ओके, अब इसका अगर टेबल में बनाऊंगा तो इसके 3 इनपुट है ABC और 8 आउटपुट है D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। पहले ही हमने डिस्कस किया है कि 3 बिट का बाइनरी है तो 8 कॉम्बिनेशंस होंगे। कॉम्बिनेशंस को लिख लो, कॉम्बिनेशन 0, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, कॉम्बिनेशन 4, कॉम्बिनेशन 5, कॉम्बिनेशन 6 एंड कॉम्बिनेशन 7। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो उस स्टेटमेंट में वापस आता हूं मैं। देखो 3 बिट के 8 कॉम्बिनेशन, आगे का स्टेटमेंट, हर कॉम्बिनेशन में एक आउटपुट लाइन एक्टिवेटेड होगी, हर कॉम्बिनेशन में एक आउटपुट लाइन एक्टिवेटेड होगी। जैसे कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन पहली लाइन एक्टिवेटेड है, बाकी सारी लाइंस डीएक्टिवेटेड। तो यहां पे हम एक्टिवेटेड लाइन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 से। एक्टिवेटेड लाइन को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी लाइंस को 0 से, जो एक्टिवेटेड नहीं है। अब देखो सेकेंड कॉम्बिनेशन, सेकेंड लाइन एक्टिवेटेड है, बाकी सारी लाइंस डीएक्टिवेटेड। थर्ड कॉम्बिनेशन, थर्ड आउटपुट लाइन विल बी एक्टिवेटेड एंड सो ऑन, ऐसे करके आप टेबल को कंप्लीट करो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट आउटपुट लाइन एक्टिवेटेड, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट आउटपुट लाइन एक्टिवेटेड, next combination, next output line activated and so on. For every combination the next line will be activated. Yeah, for every combination a new line will be activated like this. First combination, first line activated, second combination, second line activated, third combination, third line activated. जैसा कि हम लोग हमेशा से देख रहे हैं कि डिजिटल में नेमिंग का हमेशा कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंस रहता है। देखो ये लाइन का नाम D5 क्यों है, ध्यान से देखो। ये लाइन का नाम D5 इसलिए है क्योंकि यहां पे एक्टिवेटेड दिख रहा है। ये कौन से इनपुट कॉम्बिनेशन में एक्टिवेटेड है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो 101। 101 में जो लाइन एक्टिवेटेड है उसको 5 बोल रहे हैं। सो ऑन, सिंपल सा लॉजिक है। 111 में जो एक्टिवेटेड है उसको 7 बोल रहे हैं,
110 में जो एक्टिवेटेड है उसको 6 बोल रहे हैं, 101 में जो एक्टिवेटेड है उसको 5 बोल रहे हैं, 100 में जो एक्टिवेटेड है 4 बोल रहे हैं, एंड सो ऑन। तो अगेन बात तो यहां पे वही हो गई कि यहां पे आपका 1117 क्यों हुआ, 1106 क्यों हुआ, क्योंकि इसका वेटेज 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1 एंड 2 टू दी पावर 2। तो अगेन इसका बेसिक मीनिंग कि ये आपका एलएसबी है और ये आपका एमएसबी, एक आपका एलएसबी है और एक आपका एमएसबी है। ठीक है, तो यहां पे ब्लॉक डायग्राम में भी आप रिप्रेजेंट कर लो, दिस इज योर एमएसबी एंड दिस इज योर एलएसबी। एमएसबी एलएसबी वहीं पे आएगा जहां भी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करके कोई ना कोई नेमिंग कन्वेंशन यूज होगा। सिलेक्शन लाइन में, सॉरी मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन में एमएसबी एलएसबी होता था, डिकोडर में इनपुट में एमएसबी एलएसबी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्शन लाइन नहीं। अब कभी भी किसी कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम क्या करते हैं, हमने पहले इसका स्टेटमेंट समझा, स्टेटमेंट से ब्लॉक डायग्राम मिला, स्टेटमेंट और ब्लॉक डायग्राम को हमने कन्वर्ट किया टेबल में, टेबल में क्या करते हैं, आउटपुट इक्वेशन निकालते हैं। तो आउटपुट इक्वेशन निकालेंगे, यहां पे कितने आउटपुट है, 8 आउटपुट है, तो 8 आउटपुट इक्वेशन निकालेंगे। ओके, अब देखो डी नॉट के इक्वेशन आप लोग बताओ क्या आएगा। डी नॉट के कॉलम में कितने मिन टर्म्स है, हाउ मेनी मिन टर्म्स इन डी नॉट कॉलम, ओनली वन, एक ही वन है ना। तो ये क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। D1 में ये मिन टर्म है, कॉम्बिनेशन विल बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। सो ये होगा, you can write down the expressions. D naught is equal to A complement B complement C complement. D1 is equal to A complement B complement C. D2 is equal to A complement B C complement. D3 is equal to A complement B C. D4 is equal to A B complement C complement. D5 is equal to A B complement C. D6 A B C complement. D7 A B C. 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 ओके, सारे आउटपुट एक्सप्रेशन निकल गए। अब इसका सर्किट बनाएंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसे ही स्टार्ट कीजिएगा तो दैट इज समवॉट इजियर वे टू मेक दिस सर्किट, क्योंकि 8 एक्सप्रेशन हमें बनाने हैं। ठीक है, देखो सो ये आपकी ए की लाइन हो गई जिसमें ए भी है और ए कॉम्प्लीमेंट भी है। तो ये देखिए, ये ए कॉम्प्लीमेंट की लाइन, ये ए की लाइन, बी बी कॉम्प्लीमेंट की लाइन, बी की लाइन, सी कॉम्प्लीमेंट सी। अब ये 8 एंड गेट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले ना ए को ही कंप्लीट कर लेते हैं सभी के। सो देखो 4 टाइम्स ए कॉम्प्लीमेंट है, 4 टाइम्स ए कॉम्प्लीमेंट है और 4 टाइम्स क्या है, ए है। तो ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है इससे फर्स्ट
4 एंड गेट्स को कनेक्ट कर दो। फोर टाइम्स ए कॉम्प्लीमेंट, फिर 4 टाइम्स ए, फोर टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद 2 टाइम्स बी कॉम्प्लीमेंट, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स बी कॉम्प्लीमेंट, 2 टाइम्स बी, कंप्लीट कर लो आप सर्किट को। तो 2 टाइम्स बी कॉम्प्लीमेंट, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स बी कॉम्प्लीमेंट, 2 टाइम्स बी, सी कॉम्प्लीमेंट, सी, सी कॉम्प्लीमेंट, सी, सी कॉम्प्लीमेंट, सी, सी कॉम्प्लीमेंट, सी। सो ये एक्सप्रेशंस आपको मिल जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप यहां पे नोट करोगे तो ये कॉम्बिनेशंस क्या है, बेसिकली मिन टर्म्स है ना। डिकोडर जितने भी मिन टर्म्स हैं उन सबको जनरेट करके दे देता है। तो डिकोडर इज बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो इट इज जनरेटिंग ऑल द पॉसिबल मिन टर्म्स। ठीक है, इतना नोट करो।
ओके, देखिए यहां पे एक बेसिक सा क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि मिन टर्म्स जनरेट कर रहा है, तो इसका बेनिफिट क्या है इस सर्किट का? देखिए क्वेश्चन हो सकता है डिजाइन फंक्शन ऑफ एबीसी इज इक्वल टू मिन टर्म्स 2, 3, 6 using 3x8 decoder. Design function of ABC min terms 236 using 3x8 decoder. देखो यहां पे सॉल्यूशन इसका एकदम इजीएस्ट पॉसिबल है। ये जो फंक्शन है ये 236 का मतलब क्या है? मिन टर्म 2 प्लस मिन टर्म 3 प्लस मिन टर्म 6, दैट्स इट। 236 का समीशन है। ये जो डिकोडर जनरेट करता है वो मिन टर्म्स ही तो जनरेट कर रहे हैं। ये मिन टर्म्स M0, M1, M2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां पे बेसिकली आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक और गेट चाहिए, और उस और गेट से आप किस किस को पास करोगे? ये 2 को पास करोगे, ये 3 को पास करोगे एंड ये 6 को पास करोगे, और आपको रिक्वायर्ड फंक्शन मिल जाएगा। मतलब आपको डिकोडर के साथ सिर्फ और गेट चाहिए, जो जो मिन टर्म्स रिक्वायर्ड है उनको और गेट से पास कर लो, यू विल गेट द आंसर। नोट कर लो, सिंपल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट यहां देखिए, जैसे कि इतना हो गया नोट। जैसे कि मल्टीप्लेक्सर में अनेबल इनपुट हमने देखा था, एक स्विच होता है, ऑन ऑफ कर सकते हैं उससे। डिकोडर में भी एक स्विच होता है, अगेन उसका नाम सेम होता है, अनेबल इनपुट, जिससे कि डिकोडर को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैं इसी में ही उसको इंक्लूड कर सकता हूं। एक बार आप चेक कीजिए, देखो अनेबल इनपुट। तो भाई अगर स्विच ऑन होगा तो डिकोडर को जो काम करना चाहिए था वो काम करेगा। तो ये अनेबल अगर 1 है, अनेबल अगर 1 है, इसको जो काम करना चाहिए था वो काम वो करेगा। अब बताओ अगर अनेबल बंद हो जाता है, अगर अनेबल को आप ऑफ कर देते हो, अनेबल से उस डिवाइस को ऑफ कर देते हो, जो काम करना चाहिए वो नहीं करेगा। इसका काम क्या था? 1 by 1 आउटपुट को एक्टिवेट करना। अब अगर स्विच ही ऑफ है तो कोई भी आउटपुट एक्टिवेटेड नहीं होगा। कोई भी आउटपुट एक्टिवेटेड नहीं होगा का मतलब है ऑल दी आउटपुट्स कितने होंगे? 0। कोई भी आउटपुट एक्टिवेटेड नहीं होगा। नन ऑफ द आउटपुट विल बी एक्टिवेटेड। अब इसमें एबीसी में क्या लिखूंगा बताओ? कुछ भी हो जाए, मैटर ही नहीं कर रहा है, एबीसी कुछ भी हो जाए। ऐसे सिचुएशंस में हम हमेशा क्या डिनोट करते हैं? एक्स। एबीसी की कुछ भी वैल्यू, अगेन वही बात है कि भाई फैन का स्विच ही ऑफ है, आप रेगुलेटर को कितना भी घुमाओगे सिचुएशन चेंज ही नहीं होगी क्योंकि फैन ही बंद है। तो सेम सिचुएशन है यहां पे। सो ये टेबल में अनेबल तो हमने इंक्लूड कर दिया। अब देखो इक्वेशन भी बहुत ही आसानी से
अनेबल इंक्लूड हो जाएगा। देखो इतना ही तो सिंपल हुआ कि देखो अगर अनेबल 0 है तो सारे आउटपुट कितने कर देने हैं हमें, 0। अनेबल इनपुट अगर 0 है, सारे के सारे आउटपुट 0 हो जाएंगे। तो ये देखो इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है, इन सभी में डॉट अनेबल कर दो, डॉट अनेबल, डॉट अनेबल। जैसे मल्टीप्लेक्सर में किए थे, आउटपुट इक्वेशन में अनेबल को मल्टीप्लाई कर दिए थे, यहां पे हर आउटपुट को अनेबल से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 8 आउटपुट है। सेम की सेम लॉजिक, एक बार हम इतना डिटेल में समझ चुके हैं कि अब हम बस बात करते जाएंगे और वो समझ में आते जाएगा। इसको मुझे सर्किट में भी इंप्लीमेंट करना है तो भी बहुत आसान भाई। सभी एंड गेट के इनपुट में एक एक अनेबल और जुड़ गया, सभी एंड गेट का एक कॉमन इनपुट हो गया अनेबल। ये देखो सभी एंड गेट का एक कॉमन इनपुट हो गया अनेबल, सभी एंड गेट का एक कॉमन इनपुट हो गया अनेबल। like this। ओके अब देखो इसी में अनेबल हमको पता है कि दो टाइप के होते हैं, एक 0 पे काम करने वाला और एक 1 पे काम करने वाला।
तो यहां पे भी वैसा अनेबल भी हो सकता है जो कि जीरो पे काम करे, उतना ही डिफरेंस होगा जैसे हम डॉट ई एन डॉट ई एन डॉट ई एन कर रहे थे, वहां पे डॉट ई एन कॉम्प्लीमेंट ई एन कॉम्प्लीमेंट ई एन कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, नेक्स्ट टॉपिक है, मैं इसी को यूज कर रहा हूं, आप लोग को दोबारा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिकोडर, डिकोडर विथ एक्टिव लो आउटपुट्स। तो एक बार ध्यान से सुन लो कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप खुद ही कर पाओगे सब कुछ आसानी से। जैसे अनेबल इनपुट दो तरह का हो सकता है, जीरो पे काम करने वाला और वन पे काम करने वाला, वैसे ही डिकोडर का आउटपुट भी दो तरह का हो सकता है। एक जो एक्टिवेटेड में वन रिप्रेजेंट करे, दूसरा जो एक्टिवेटेड में जीरो रिप्रेजेंट करे। यहां मैंने बोला था कि फर्स्ट लाइन एक्टिवेटेड है और एक्टिवेटेड लाइन को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, वन से। ऐसा डिकोडर भी होता है जिसमें एक्टिवेटेड लाइन को वन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके। सो इसमें चेंज यही होगा कि एक्टिवेटेड लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जीरो नॉट बाय वन। तो ये आउटपुट जो है ये पूरा चेंज हो जाए। सो ऑल दी जीरोस एंड ऑल दी वंस एक्सचेंज हो जाएंगे सिंपल वर्ड्स में। ऑल दी जीरो ऑल दी वंस एक्सचेंज हो जाएंगे सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, जैसे कि देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फर्स्ट लाइन एक्टिवेटेड, इस बार एक्टिवेटेड को जीरो से लिखेंगे और बाकी लाइंस को वन से। सेकेंड लाइन इज एक्टिवेटेड लाइक दिस, अगेन एक्टिवेटेड। अब आप इसको बनाना स्टार्ट कर सकते हो।
अब इसका एक्सप्रेशन मुझे बताओ क्या आएगा। ये तो पिछला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस पे चेंज करूंगा मैं। अब डी नॉट क्या आएगा बताओ। अब डी नॉट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और किसी का कोई डिफरेंट व्यू, और किसी का डिफरेंट व्यू नहीं। तो देखो सिंपल सी चीज है, जो उन्होंने बोला परफेक्ट है। आपके नोट्स में ओल्ड टेबल भी है, जिसका डी नॉट अगर आप देखोगे और इसका डी नॉट अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा आउटपुट का जो कॉलम है वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो सिंपल वर्ड्स में ये देखो, ये होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपका होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपका होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये आपका होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो बेसिकली इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये मिन टर्म नहीं जनरेट कर रहा है, ये मिन टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर रहा है। ये मिन टर्म्स नहीं जनरेट कर रहा है, ये मिन टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर रहा है। ये मिन टर्म्स नहीं जनरेट कर रहा है, मिन टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर रहा है। मिन टर्म्स नहीं जनरेट कर रहा है, मिन टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर रहा है। मिन टर्म्स नहीं जनरेट कर रहा है, मिन टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर रहा है। ओके, अब आप ये देखो, इसमें ये में भी आपको बनाने की नीड नहीं है, जस्ट आप यहीं देख के समझ लो। अगेन इतना टाइम लगाने की यहां पे नीड नहीं है। बेसिकली जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उसका होल कॉम्प्लीमेंट आ गया ना। ये देखिए, जो पहले का एक्सप्रेशन है उसमें एक होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो भाई ये एंड था, एंड का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जितने भी एंड गेट्स थे वो क्या बन गए, डी कॉम्प्लीमेंट बन गए, मतलब नैंड गेट बन गए। सॉरी, जितने भी एंड गेट्स थे वो क्या बन गए, नैंड गेट्स बन गए। तो एक्सप्रेशन में कॉम्प्लीमेंट की जगह, सॉरी मिन टर्म्स की जगह मिन टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट मिल जाएंगे, सिंपल। तो ये बनाने की नीड नहीं है, ये जस्ट और डिफरेंट वे में आपको मैं नोट करवा दूंगा। ठीक है, ओके। इसमें और थोड़ा सा जाता हूं मैं, लेकिन इस पे एक छोटा सा, ये जो क्वेश्चन हमने किया था, इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि क्या चेंज आएगा। इन द सेम क्वेश्चन क्या चेंज आएगा वो हम देखते हैं। पहली चीज डिफरेंस ये है कि सेम क्वेश्चन अगर मैं बोलूं और डिकोडर यूज करने बोलूं, एक्टिव लो आउटपुट वाला डिकोडर, तो पहली चीज ये मिन टर्म्स नहीं जनरेट करता है, ये मिन टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, मिन टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट, ये हमको पता है। अब अगर आप देखोगे कि ये M2 प्लस M3 प्लस M6 है, लेकिन M2 M3 M6 अवेलेबल नहीं है, मेरे पास क्या अवेलेबल है, उन तीनों के कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है।
मैं यहां पे सबसे पहले स्टेप में कर सकता हूं इसका फुल कॉम्प्लीमेंट, एंड देन इसको मैं लिख सकता हूं m2 कॉम्प्लीमेंट डॉट m3 कॉम्प्लीमेंट डॉट m6 कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। एक बार डिमॉर्गन सप्लाई कर दिया। अब ये कॉम्प्लीमेंटेड टर्म्स तो मेरे पास है, तो बस अब चेंज इतना करना है कि पिछली बार में और गेट यूज कर रहा था, इस बार और गेट की जगह कौन सा गेट यूज होगा? नैंड गेट। एग्जैक्टली यहां पे नैंड गेट होगा, यहां पे नैंड गेट होगा जिसमें कि 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा। सिंपल, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा। इतना नोट करो, फिर कंक्लूजन्स को और अच्छे वे में, हालांकि समझ में अभी भी आ चुका होगा बट स्टिल उसको और अच्छे वे में हम नोट डाउन करेंगे ताकि नोट्स में रहे, जब भी आप जितने भी दिन बाद उसको खोल के देखोगे और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब देखो डिकोडर में 3 इनपुट होते हैं, तो आउटपुट कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। 2 इनपुट होंगे तो कितने आउटपुट होंगे? चेक करो। 2 इनपुट होंगे डिकोडर में तो आउटपुट कितने होंगे? 4। ठीक है, तो कुछ कंक्लूजन्स में 2x4 के बेसिस पे लिखवा लेता हूं, हमारे लिए नोट करना भी आसान होगा और टाइम भी कम लगेगा। तो डिटेल एनालिसिस तो हमने 3 के लिए कर दी, अब 2 के लिए देखो। डिकोडर विथ एक्टिव लो आउटपुट, डिकोडर विथ एक्टिव लो आउटपुट, डिकोडर विथ एक्टिव लो आउटपुट। अब देखो इसके 3 रिप्रेजेंटेशंस होंगे, वैसे ही जैसे कि एक्टिव लो अनेबल के 3 रिप्रेजेंटेशन थे। बबल कॉम्प्लीमेंट दोनों, ओनली बबल या ओनली कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां पे और नॉर्मल डिकोडर या एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर में एक ही होगा जैसे कि अनेबल में होता था। तो नीचे लिख रहा हूं मैं डिकोडर विथ एक्टिव हाई आउटपुट
और नॉर्मल डिकोडर। देखो इसमें मैं 2x4 का ही एग्जांपल लूंगा सभी में, D0, D1, D2, D3। अब देखो कॉम्प्लीमेंट भी होगा, बबल भी होगा, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। D0, D1, D2, D3 ये कॉम्प्लीमेंट, D0, D1, D2, D3 दिस इज बबल, लाइक दिस। सेम वही चीज जो अनेबल के साथ थी, सेम लॉजिक, ठीक है। और एक्टिव हाई आउटपुट में क्या होगा, एक ही केस बचता है, ना तो बबल होगा ना तो कॉम्प्लीमेंट होगा। D0, D1, D2, D3, D0, D1, D2, D3। तो यहां पे इनपुट्स हम ए एंड बी लिख देते हैं, इनपुट्स को आप ए और बी लिख दीजिए, इनपुट्स को आप ए और बी लिख दीजिए। दोनों के लिए टेबल मैं इसी के बगल में बना लेता हूं, D0, D1, D2, D3। ये एक्टिव लो है तो ये मैं कॉम्प्लीमेंट के नाम से ऐसा शो कर लेता हूं, और ये नॉर्मल वाला ए बी, D0, D1, D2, D3। चार कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर का मतलब, एक्टिवेटेड का मतलब 0 है, एक्टिवेटेड का मतलब 0 है, एक्टिवेटेड का मतलब 0, एक्टिवेटेड का मतलब 0। यहां पे एक्टिवेटेड का मतलब 1 है, एक्टिवेटेड का मतलब 1, एक्टिवेटेड का मतलब 1, एक्टिवेटेड का मतलब 1 लाइक दिस, एक्टिवेटेड का मतलब 1 लाइक दिस। इतनी बेस्ट वे में आपको रिप्रेजेंटेशन और समझने के लिए कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस इज द बेस्ट वे जिसमें कि जीरो कंफ्यूजन के साथ आप एक्टिव लो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ सकते हैं। एक पॉइंट यहां पे समझ लो, अब ये एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर का टेबल है, मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। अब इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो ओनली बबल वाले में तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो वो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन। ये भी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, बस आपको इतना समझना है कि मिन टर्म्स मिलेंगे कि मिन टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, दैट्स इट। काम की चीज वही है, बाकी रिप्रेजेंटेशन है। हर जगह रिप्रेजेंटेशन में लॉजिक नहीं निकालना है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट और बबल दोनों है तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ओनली। तो सिंपल है कि इन सभी केसेस में मिन टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, इन सभी केसेस में मिन टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, इन सभी केसेस में मिन टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, इन सभी केसेस में मिन टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे।
लाइक दिस, और यहां पे सीधे सीधे मिन टर्म्स मिलेंगे। और इसके बाद जो मैं बेस्ट कर सकता हूं इसको आपको डिफाइन करने के लिए या नोट डाउन करने के लिए, आपके नोट्स में होने के लिए, एक बात बताओ, अगर ये कॉम्बिनेशन 1-0 है तो कौन सी लाइन एक्टिवेटेड होगी? D2। कॉम्बिनेशन 1-0 में D2 एक्टिवेटेड होगा। तो देखो इसका मतलब यहां पे ध्यान से देखो, एक एग्जांपल भी ले रहा हूं मैं। मान लो मैंने 1-0 कर दिया, 1-0 कर दिया मतलब D2 एक्टिवेटेड। यहां पे भी अगर मैंने 1-0 कर दिया मतलब D2 एक्टिवेटेड है। यहां पे भी अगर मैंने 1-0 कर दिया तो D2 एक्टिवेटेड है। यहां पे भी अगर मैंने 1-0 कर दिया तो D2 एक्टिवेटेड है। लेकिन इन सभी केसेस में जो एक्टिवेटेड होता है उसको लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये 0 होगा, बाकी सब 1 होंगे। दिस विल बी 0, बाकी सब आपके 1 होंगे। दिस विल बी 0, बाकी सब आपके 1 होंगे। एंड ये एक्टिवेटेड है तो ये 1 होगा और ये 0 होगा। ये 1 होगा और ये आपका बाकी 0 होगा। तो दिस इज द बेस्ट वे जो हम नोट्स में लिख सकते। कंप्लीट कर लो। ओके चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम आते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि मल्टीप्लेक्सर में हमको इतने सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। 25 क्वेश्चंस थे। डिकोडर में आप देखोगे तो 4 क्वेश्चंस ही है, और वो भी मतलब एकदम अलग अलग टाइप के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डिकोडर का स्टार्ट कीजिए। अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डिकोडर। तो कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश किया है।
लॉजिक देखिएगा, समझिएगा अच्छे से क्वेश्चन को और ट्राई करते हैं कि बेस्ट वे में हो पाए। तो एक कंक्लूजन और हमें मिल चुका था ना, नॉर्मल डिकोडर के साथ मुझे और गेट चाहिए और एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर के साथ मुझे और गेट की जगह कौन सा गेट चाहिए, नैंड गेट। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है रिजल्ट्स। वी नीड और गेट विथ नॉर्मल डिकोडर एंड नैंड गेट with active low output decoder, 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 with active low output decoder। देखो यहां पे ना अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। देखो पहली चीज एक्टिव लो आउटपुट है कि एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर है, लो आउटपुट, ठीक है, क्योंकि बबल्स है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, दो जगह ट्विस्ट किया है इसने। ट्विस्ट कहां कहां है पहले देख लो एक बार। पहला ट्विस्ट नॉर्मली जैसे एबीसी है तो वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए था, XYZ है तो वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए था, PQR है तो वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए था, लेकिन यहां पे ZYX कर दिया। एक पहला कंफ्यूजन कि XYZ को नीचे से ऊपर लिखा, जो कि जनरली नहीं लिखते। इससे MSB और LSB पलटने के चांसेस हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एक्टिव लो आउटपुट के साथ नैंड गेट होना चाहिए था, बट ये नैंड गेट नहीं है, ठीक है। ये दो ट्विस्ट है, दोनों ट्विस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। कैसे, देखिए पहली चीज, ये बबल्ड और गेट है। बबल्ड और गेट और नैंड गेट इक्विवेलेंट ही होता है, हमने पहले चैप्टर में ही देखा था।
सिंपल सा लॉजिक है, बबल्ड इनपुट्स है ना, तो सिंपल है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल होता है, ए बी कॉम्प्लीमेंट। बबल्ड और गेट इज इक्विवेलेंट टू अ नाइंड गेट, मतलब अगेन वो कंफ्यूज करने के लिए दिया, मतलब ये नाइंड गेट ही है, आप इसको नाइंड गेट ही मानो, इट इज नथिंग बट अ नाइंड गेट। पहला कंफ्यूजन सॉल्व। दूसरा कंफ्यूजन, नीचे से एक्स वाई जेड दिया है, लेकिन यहां पे ए नॉट ए वन ए टू भी दिया हुआ है। जब भी ए नॉट ए वन ए टू लिखा होता है तो हम उससे क्या समझते हैं, हम उससे यही समझते हैं कि इसका वेटेज 2 टू दी पावर 0 होगा, इसका 2 टू दी पावर 1 होगा, इसका 2 टू दी पावर 2 होगा, जिसके कॉन्सेप्ट से ये एमएसबी हो गया और ये एलएसबी हो गया। तो अगेन आपका सीक्वेंस एमएसबी टू एलएसबी क्या है, एक्स वाई जेड। तो अगेन कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया था। तो इसमें सीक्वेंस भी एक्स वाई जेड है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। नाइंड गेट होना चाहिए था, ये नाइंड गेट ही है। तो एक ही स्टेप में बिना अभी तक एक भी पेन पेपर चलाए सीधे सीधे ये जो फंक्शन है इसके मिन टर्म्स आप लिख सकते हो। कौन कौन सा यूज हुआ है, 1 3 5 6। ये इतना आसान नहीं होता अगर वो ट्विस्ट जेन्युइन होता, बट वो ट्विस्ट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, उसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ ट्विस्ट का। ठीक है, अब ये 1 3 5 6 आ गया। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, मिनिमाइज्ड पीओएस, तो 1 3 5 6 का पीओएस फॉर्मेट से के मैप से मिनिमाइज करना है, दैट्स इट, निकाल लो। इतने में किसी को डाउट हो तो पूछ लो, इतने में कुछ भी डाउट। 1 3 5 6, तो 1 3 5 6 को सबसे पहले मैक्स टर्म में कन्वर्ट करोगे, 0 2 4 7, 0 2 4 7, 0 2 4 7, और ये पीओएस वाला के मैप आपको बना लेना है।
0 1 2 3 4 5 6 7 0 2 4 7 0 2 4 7 0 2 4 7 एक्स वाई जेड है, तो ये हो गया y प्लस जेड, वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, ये हो गया x एंड ये हो गया x कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे 2 के साथ तो बेस्ट कॉम्बिनेशन 0 के साथ ही जाएगा, एंड इसमें 0 के साथ 4 ही जाएगा, और 7 तो आपका इंडिविजुअल होगा। तो ये जो बनेगा ये होगा x प्लस जेड, और x प्लस जेड के साथ बनेगा y प्लस जेड, और एक आपका 7 बनेगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी x प्लस जेड, y प्लस जेड, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट, x प्लस जेड, y प्लस जेड, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक आपका कॉन्सेप्ट है, उसके बाद एक क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। कॉन्सेप्ट है ट्राई स्टेट लॉजिक। ट्राई स्टेट लॉजिक, इसमें अगर मैं बात करूं, ट्राई स्टेट नॉट गेट का एग्जांपल लेता हूं। ट्राई स्टेट नॉट गेट का एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मान लीजिए आपका नॉट गेट है। अभी तक हम क्या पढ़े हैं कि अगर इनपुट ए होगा तो ये आउटपुट कितना हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब जैसे कि किसी मल्टीप्लेक्सर या डिकोडर में अनेबल इनपुट होता है, वैसे ही लॉजिक गेट में भी अनेबल इनपुट हो सकता है। तो अगर मैं यहां पे अनेबल इनपुट की बात करूं, अगर मैं किसी भी लॉजिक गेट में अनेबल इनपुट की बात करूं, तो बेसिकली सर्किट है, गेट के अंदर भी क्या है, सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। मल्टीप्लेक्सर के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो जैसे मैं मल्टीप्लेक्सर में अनेबल इनपुट को इंक्लूड कर सकता हूं, मैं लॉजिक गेट में भी अनेबल को इंक्लूड कर सकता हूं, इट इज नथिंग। अब
अब इसका टेबल जो होगा, देखो ये तो सिंपल नॉट गेट का टेबल कैसे होता था, ध्यान से देखिए। ये आपका सिंपल सा नॉट गेट है, आउटपुट y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट है, सो दिस इज a, दिस इज y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट, y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट, 0 1 1 0। अभी तक इतना ही था, सिंपल। अनेबल इनपुट नहीं है तो यही नॉट गेट है जो हमने आज तक के पढ़ा है। थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा अनेबल इनपुट के कारण, जो हम अभी अनेबल का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे। देखो तो यहां पे दो इनपुट होंगे, एक अनेबल और एक ए, और ये होगा आउटपुट y। पहली चीज, अनेबल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो ऑन है तब तो जैसे काम कर रहा था वैसे ही करते रहेगा। अनेबल अगर ऑन है तो 0 को 1 में कन्वर्ट करेगा, 1 को 0 में कन्वर्ट करेगा, दैट्स इट। लेकिन अगर अनेबल ऑन नहीं है, यहां पे अनेबल ऑन नहीं है का मतलब ये होता है कि आउटपुट और इनपुट में कनेक्शन ही ब्रेक हो जाता है। अनेबल नहीं है मतलब वो स्विच ऑन नहीं है, मतलब एक तरीके से ओपन सर्किट ही हो गया। सर्किट ऑन नहीं है मतलब स्विच ऑन नहीं है, इनपुट आउटपुट आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। अगर कनेक्टेड ही नहीं है तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ओपन सर्किट किसको डिफाइन करता है, इनफाइनाइट इंपीडेंस को। आइडियली ओपन सर्किट इज व्हाट, आइडियली व्हाट, इनफाइनाइट इंपीडेंस। अगर मैं प्रैक्टिकल केस की बात करूं तो वेरी हाई इंपीडेंस, तो वही जो हाई इंपीडेंस है ना, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हाई जेड स्टेट, और ये Z मींस इंपीडेंस वाला ही Z है। तो अगर किसी लॉजिक गेट में अनेबल ऑन नहीं है, इनपुट एंड आउटपुट विल नॉट बी कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड दिस नॉट कनेक्शन स्टेट या ओपन सर्किट स्टेट इज कॉल्ड एज हाई इंपीडेंस स्टेट। हाई Z स्टेट मींस हाई इंपीडेंस स्टेट। तो इस केस में इनपुट को आप कुछ भी रखो मैटर ही नहीं करेगा क्योंकि अनेबल ही नहीं है। तो ये अभी तक नॉट गेट में दो ही आउटपुट पॉसिबल थे, 1 और 0। अब ये तीसरा आउटपुट आ गया है, दैट इज हाई इंपीडेंस स्टेट, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज ट्राई स्टेट लॉजिक। तो ट्राई स्टेट लॉजिक में अगर अनेबल ऑफ है तो तीसरा लॉजिक हमें मिलता है जो कि होता है हाई इंपीडेंस स्टेट, हाई इंपीडेंस स्टेट। ठीक, हाई इंपीडेंस स्टेट नोट कर लीजिए। सेम चीज बफर गेट में भी होगी, सेम चीज बफर गेट में भी होगी कि भाई बफर गेट में भी अगर आपका अनेबल नहीं है तो अगेन वो हाई इंपीडेंस स्टेट में ही जाएगा। उसको भी यहां पे लिख लेता हूं मैं, ट्राई स्टेट बफर, ट्राई स्टेट बफर। सो ट्राई स्टेट बफर मींस दिस इज अनेबल, दिस इज A एंड दिस इज Y। सो 1 और 1, देखो बफर का मतलब जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, बफर का मतलब जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। 0 पे आउटपुट 0, 1 पे आउटपुट 1। अब अगर अनेबल नहीं दोगे तो कुछ भी इनपुट कर लो, ये आपका हाई इंपीडेंस स्टेट में जाएगा जिसको लिखते हैं हाई जेड स्टेट। और यही ट्राई स्टेट बफर अगले क्वेश्चन में हमारा यूज होगा। तो नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए आप लोग।
तो देखो सबसे पहली चीज, डिकोडर में अनेबल 1 है और अनेबल भी एक्टिव हाई अनेबल है, तो अनेबल काम तो करेगा, ठीक है। तो डिकोडर के इनपुट क्या है, C1 और C0, ये देखिए C1 और C0, और डिकोडर के आउटपुट है O0, O1, O2, O3। तो पहले तो डिकोडर का टेबल बना लो, 4 कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो भाई ये तो नॉर्मल डिकोडर है, पहले कॉम्बिनेशन में पहला एक्टिवेटेड होगा, दूसरे कॉम्बिनेशन में दूसरा एक्टिवेटेड होगा, तीसरे कॉम्बिनेशन में तीसरा एक्टिवेटेड होगा, चौथे कॉम्बिनेशन में चौथा एक्टिवेटेड होगा, ठीक है। ओके, अब ये देखो, अगर O0 की वैल्यू 1 है, अब ये फाइनल आउटपुट का कॉलम, अगर O0 की वैल्यू 1 है तो कौन सा बफर अनेबल होगा, 1 2 3 4 में, टॉप वाला कि बॉटम वाला कि बीच का कोई, टॉप वाला। अगर टॉप वाला बफर अनेबल है तो उस बफर का जो इनपुट है वो आउटपुट में जाएगा, तो आउटपुट में क्या जाएगा, P। O0 अगर 1 है तो सबसे टॉप वाला ट्राई स्टेट बफर अनेबल होगा और सबसे टॉप वाला इनपुट P आउटपुट में जाएगा, बाकी कोई भी नहीं जाएगा। फिर जब O1 की वैल्यू 1 होगी तो ऊपर से सेकेंड वाला बफर अनेबल होगा और उसका इनपुट क्या है, Q। तो ये आ गया आपका Q। इन दिस वे दिस इज R एंड दिस इज S। तो ये जो कंप्लीट सर्किट है वो कौन से साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर के जैसा बिहेव कर रहा है, 4x1, एग्जैक्टली ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर के जैसा बिहेव कर रहा है। इसको मैं आपको डायग्राम से, ब्लॉक डायग्राम से बना के भी दिखा देता हूं, हालांकि इतना ज्यादा क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट हमें पता होना चाहिए। सो देखो एग्जैक्टली ये वही काम कर रहा है जो ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर करेगा, जिसके 0 1 2 3 इनपुट्स में PQRS कनेक्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो सिलेक्शन लाइन है वो यहां पे, वो काम कौन कर रहा है, C1 C0। तो कुल मिला के C1 C0 के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड कर रहा है ना कि P आउटपुट में जाएगा कि Q जाएगा कि R जाएगा कि S जाएगा, दैट इज इट। तो ये आपका 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, जिसमें अब ये पूछा नहीं है बट फिर भी हमने फाइंड कर लिया, जिसमें PQRS इनपुट से कनेक्टेड है और ये आपका सिलेक्शन लाइन का काम कर रहा है।
ओके, देखिए यहां पे मैं कुछ 2x4 डिकोडर कंसिडर कर रहा हूं। एंड ये जो डिकोडर है सभी के सभी एक्टिव लो ही कंसिडर कर लेता हूं कि एक ही डिस्कशन में सारे कंक्लूजन्स क्लियर हो जाएंगे, अलग से फिर पहले हाई और फिर लो लेने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये D2 कॉम्प्लीमेंट, D3 कॉम्प्लीमेंट, D0 कॉम्प्लीमेंट, D1 कॉम्प्लीमेंट, D2 कॉम्प्लीमेंट, D3 कॉम्प्लीमेंट, D0, D1, D2 कॉम्प्लीमेंट, D3 कॉम्प्लीमेंट, D0 कॉम्प्लीमेंट, D1 कॉम्प्लीमेंट, D2 कॉम्प्लीमेंट, D3 कॉम्प्लीमेंट, D0 कॉम्प्लीमेंट, D1 कॉम्प्लीमेंट, D2 कॉम्प्लीमेंट, D3 कॉम्प्लीमेंट। और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बबल और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बबल और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए अब बेसिक आपको मैं कंटेक्स्ट यहां पे बता देता हूं कि व्हाट वी आर डूइंग, स्मॉल साइज ऑफ डिकोडर से बिग साइज ऑफ डिकोडर को बनाना, जो कल हमने मल्टीप्लेक्सर के लिए किया था। कल हमने 2x1 से 4x1 भी बनाया था, 4x1 से 16x1 भी बनाया था, 4x1 और 8x1 से 32x1 भी बनाया था, बस लगभग कुछ वही चीज। यहां मैं 2x4 को यूज कर रहा हूं और हम देखेंगे कि एक बड़ा साइज ऑफ डिकोडर बनेगा। अब क्या क्या चीज को ध्यान रखते हैं जब छोटे साइज ऑफ डिकोडर से बड़ा साइज ऑफ डिकोडर बनाते हैं? पहला पॉइंट, जैसे एक लेवल में मल्टीप्लेक्सर्स के सिलेक्शन लाइन कॉमन होते हैं, डिकोडर्स में एक लेवल के इनपुट्स कॉमन होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो इनपुट ए है, द सेम इनपुट ए सभी डिकोडर में जाएगा जो इस लेवल में है, एंड सेम थिंग विद द सेकेंड इनपुट कि ये जो बी है ओके, और सेम चीज यहां पे ये आपका एक इनपुट है, ये अलग है, ये अलग लेवल है, तो ये किसी से कॉमन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। ओके, अब देखो ये टोटल कितने आउटपुट है? 16, और ये टोटल कितने इनपुट हो गए अब? 4। तो ये आपका 4x16 डिकोडर बना, 2x4 से यूज करके 4x16 बनेगा। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि जैसे सिलेक्शन लाइन में था ना कि भाई एमएसबी कौन सा है, एलएसबी कौन सा है, जो आउटपुट के साइड में जो सिलेक्शन लाइन है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू जो इनपुट लेवल्स में है। तो यहां पे वो एमएसबी और एलएसबी इनपुट के लिए होता है। जैसे मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन जो है वो एमएसबी एलएसबी होता था, इसका इनपुट एमएसबी एलएसबी पर डिपेंडेंट है। सो देखो ये 2 इनपुट और ये भी 2 इनपुट। जैसे मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट वाला जो लेवल था उसका जो सिलेक्शन लाइन था वो ज्यादा सिग्निफिकेंट था, इसमें ऑपोजिट हो जाता। इसमें जो इनपुट वाला लाइन है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। देखो ये आउटपुट का लेवल है, ये इनपुट का लेवल है, ये आउटपुट का लेवल है, ये इनपुट का लेवल है, तो ये दो जो लाइन है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा एज कंपेयर टू दीज टू। ये दोनों ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा एज कंपेयर टू दीज टू। इसीलिए जो इसका नेमिंग कन्वेंशन होगा ये फाइनल ए बी होगा और ये उसके साथ होगा सी डी। ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू दिस। अभी उसको जस्टिफाई भी करूंगा, वी विल जस्टिफाई इट ऑल्सो। कंक्लूजन पहले ही बता दे रहा हूं, उसको जस्टिफाई भी कर देंगे हम लोग। अब इंपॉर्टेंट बात यह है
कि डिकोडर का एक स्टेटमेंट है कि अगर इसके 16 आउटपुट हैं तो उन 16 आउटपुट में से एक ही आउटपुट एक्टिवेटेड होना चाहिए एक समय एक से ज्यादा आउटपुट एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान से देखो। उसको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इन चार में एक एक्टिवेटेड है, इस चार में भी एक एक्टिवेटेड है, इसमें भी एक एक्टिवेटेड है, इसमें भी एक है। तो अभी तो मुझे दिख रहा है कि चार आउटपुट एक्टिवेटेड है, जो कि होना नहीं चाहिए। 16 में से एक ही आउटपुट एक्टिवेटेड होना चाहिए। अब वो होगा कैसे? अब ये सोचो, ये चार डिकोडर है, अगर मैं एक ही डिकोडर को ऑन रखूंगा, बाकी तीन को बंद कर दूंगा, तो जो जिस तीन को बंद कर दूंगा उसका आउटपुट ही एक्टिवेट नहीं होगा। तो मुझे अब कुछ ऐसा करना है, ये चार डिकोडर एक साथ ऑन नहीं होने चाहिए, ये चार डिकोडर में एक ही डिकोडर ऑन होना चाहिए। अब डिकोडर का ऑन ऑफ कैसे मैनेज करता हूं मैं? अनेबल से यूज करके। तो यहां पे हम यूज करेंगे अनेबल इनपुट, यहां पे हम यूज करेंगे अनेबल इनपुट, यहां पे हम यूज करेंगे अनेबल इनपुट, क्योंकि मुझे एक बार में एक ही डिकोडर को ऑन करना है, सबको ऑन नहीं करना है। अब इसका कनेक्शन भी बहुत आसान है। देखो, ये डिकोडर का आउटपुट है। अब बताओ, ये डिकोडर के आउटपुट में एक बार में एक ही एक्टिवेट होगा? इस चार आउटपुट में एक बार में एक ही एक्टिवेट होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डिकोडर। इन चार आउटपुट को इन चार अनेबल से कनेक्ट कर देता हूं, तो जब जब जो जो आउटपुट एक्टिवेट होगा वो डिकोडर अनेबल होगा, मेरा काम हो गया। तो सिंपल सा कनेक्शन होगा लाइक दिस। अब देखो, इन चारों में से एक एक्टिवेट होगा, उसी रीजन से इन चारों डिकोडर में एक ही ऑन होगा, और जो डिकोडर ऑन होगा उसमें से एक लाइन एक्टिवेट होगी। तो ये भी हो गया कि 16 लाइन में से एक ही लाइन एक्टिवेट है। इतना नोट करो, एक फाइनल टेबल बनाएंगे कि अब ये भी पता चल जाए कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन में कौन कौन सा लाइन अनेबल होगा। ठीक है, इतना पहले नोट करो, फिर मैं एक फाइनल टेबल भी बनाऊंगा। अब ये टेबल क्या होने वाला है? अच्छा, इसके भी नाम कर दो ना पहले, अभी से 16 तक आएगा। ठीक है, D0 कॉम्प्लीमेंट, D1 कॉम्प्लीमेंट, D2 कॉम्प्लीमेंट, D3 कॉम्प्लीमेंट, D4 कॉम्प्लीमेंट, D5 कॉम्प्लीमेंट, D6, D7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो ABCD के 16 कॉम्बिनेशंस होंगे। सभी कॉम्बिनेशन में हम पहले तो चेक करेंगे कि भाई अनेबल्ड डिकोडर कौन सा है, अनेबल्ड डिकोडर कौन सा है, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई
एक्टिवेटेड लाइन कौन सी है? एक्टिवेटेड लाइन कौन सी? तो 16 कॉम्बिनेशन लिख लो पहले। कॉम्बिनेशन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसमें भी कुछ बेसिक ऐसा मैं डिवीजन कर देता हूं कि डिस्कशन आसान हो जाएगा। एक सेकंड यहां देख लो। अच्छा, इस डिकोडर के नाम भी मेंशन करने पड़ेंगे ना। तो लेट्स से इस डिकोडर का नाम हम करते हैं डिकोडर 0, इस डिकोडर का नाम हम कर देते हैं 1, इस डिकोडर का नाम कर देते हैं 2 और इस डिकोडर का नाम कर देते हैं 3, क्योंकि डिस्कशन में नीड पड़ेगी। देखो प्लीज सी, जस्ट फॉर मिनट एक बार देख लो, फिर नोट कर लेना, एक बार समझ लो। 2 ही पॉइंट समझना है जो यहां पर डिस्कशन हो रहा है। इन चारों कॉम्बिनेशन में ए बी की वैल्यू 0 है। चारों कॉम्बिनेशन में ए बी की वैल्यू 0 है। अगर ए बी की वैल्यू 0 है तो ये एक्टिवेटेड होगा। अगर ये एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड का मतलब लॉजिक 0, एक्टिवेटेड मींस लॉजिक 0, तो दिस 0 इस अनेबल को ऑन करेगा। बाकी नीचे के तीनों अनेबल ऑफ हो जाएंगे क्योंकि वो 1 पे है। तो अगर ए बी की वैल्यू 0 0 है तो पहला डिकोडर ऑन होगा। ए बी की वैल्यू 0 1 है तो ये डिकोडर ऑन होगा, एंड सो ऑन। तो इस पूरे केस के लिए सिंपली हम एक साथ लिख सकते हैं कि डिकोडर 0 ऑन होगा, डिकोडर 1 ऑन होगा, डिकोडर 2 ऑन होगा और डिकोडर 3 ऑन होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट भी देख लो, एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर ये ऑन है तो इनमें से कोई एक लाइन एक्टिवेट होगी। वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके इनपुट पे। और इसका इनपुट किससे कनेक्टेड है? सीओडी। सिंपल सा लॉजिक है। ए और बी ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा डिकोडर ऑन है। जो भी डिकोडर ऑन हो गया है उस डिकोडर में कौन सी लाइन एक्टिवेट होगी वो कौन डिसाइड करेगा? सीडी। जैसे ये सीडी चेंज हुआ 0 1 2 3 तो ये लाइन होगी D0, D1, D2, D3। अगर ये डिकोडर 1 ऑन है तो अगेन CD चेंज होगा, तो ये डिसाइड होगा कि 4 ऑन होगा कि 5 होगा कि 6 होगा कि 7 होगा, एंड सो ऑन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो फर्स्ट लेवल का इनपुट डिसाइड करेगा कि कौन सा डिकोडर नेक्स्ट लेवल में ऑन है, और इस लेवल का इनपुट ये डिसाइड करेगा, मतलब ये सीडी यहां पे, इस लेवल का इनपुट ये डिसाइड करेगा कि जो भी डिकोडर ऑन है उसमें से कौन सा वाला लाइन एक्टिवेट होगा। फर्स्ट वी विल डिस्कस विच डिकोडर इज अनेबल्ड, एंड देन इफ दैट डिकोडर इज अनेबल, उसमें से कौन सी आउटपुट लाइन एक्टिवेट होगी। दिस इज द सिंपल डिस्कशन। अब यहां पे अब एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कौन सा डिकोडर ऑन होगा, तब तो आगे बात आएगी कि कौन सा लाइन एक्टिवेट होगा। कौन सा डिकोडर ऑन होगा ये डिसाइड कर रहे हैं।
इसीलिए ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसीलिए ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो हमेशा इसको इस वे में याद रखना है कि मल्टीप्लेक्सर के केस में सबसे आउटपुट लेवल वाले मल्टीप्लेक्सर का सिलेक्शन लाइन मोस्ट सिग्निफिकेंट था। डिकोडर में जस्ट ऑपोजिट, डिकोडर में सबसे इनपुट वाला जो डिकोडर है उसके इनपुट मोस्ट सिग्निफिकेंट। ओके, अब अगर एक और चीज समझ पाओगे तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ट्राई कीजिए कि समझ में आ जाए। आप लोग बताओ कि अगर मुझे एक्टिव हाई एनेबल यूज करना है, अगर मुझे एक्टिव हाई एनेबल यूज करना है सभी में, इन चारों में, तो और क्या चेंज करना होगा? इफ आई वॉन्ट टू यूज एक्टिव हाई एनेबल, तो मुझे और क्या चेंज करना होगा सो दैट सब कुछ प्रॉपरली वर्क करे? अच्छा चलो, उस वे में सोचो कि अगर मैंने इसको एक्टिव हाई एनेबल कर दिया तो कहां फंसोगे, कहां फंसोगे? ठीक है, मान लो ये चारों एक्टिव हाई एनेबल एज्यूम कर लिए, इनमें से एक लाइन एक्टिवेट होगी, एक एक्टिवेट होगी मतलब एक जीरो होगी, एक जीरो होगी मतलब तीन वन होगी। अगर तीन वन हो गया तो ये तीन अनेबल कर देगा ना, ये प्रॉब्लम है। तो कैसे सॉल्यूशन होगा? इसको, इसके आउटपुट को एक्टिव हाई कर दो। अगर आप इस अनेबल को एक्टिव हाई इनपुट करना चाहते हो तो इस डिकोडर के आउटपुट को एक्टिव हाई कर दो, ठीक है। तो इस वे में कहीं कुछ नीड पड़ेगी, एडवांस लेवल की बात है, गेट में नीड भी नहीं पड़ेगी, जस्ट हम इस लेवल पे गए थे तो पॉइंट मैंने बता दिया। अदरवाइज बेसिक हमारा काम किससे चल जाएगा? हमारा काम इतना बेसिक चल जाएगा कि भाई एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर के साथ एक्टिव लो एनेबल यूज करो, एक्टिव हाई के साथ एक्टिव हाई यूज करो। अब उसमें भी कंडीशन आ सकती है ना कि इसको मैं हाई कर दिया क्योंकि ये एनेबल हाई था, तो इसको मैंने हाई कर दिया तो इसको मैं लो रहने दूंगा तो भी काम तो चल सकता है। हम उसके डिस्कशन में नहीं जाएंगे, उतना डेप्थ में बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी, गेट एग्जाम के तो बिल्कुल स्कोप के बाहर, ठीक है। तो हम जैसे एक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि जो भी हम क्वेश्चंस को बनाएंगे भाई या तो दोनों के दोनों को एक्टिव लो कर दो या तो दोनों के दोनों को एक्टिव हाई कर दो, और उससे ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बट हम नहीं सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करो और चेक करो क्या सॉल्व कर पा रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिएगा, अब इन सब में अनेबल है तो इसमें भी अनेबल होना चाहिए। जस्ट एक पॉइंट यहां पे छोटा सा ऐड कर दो, बना भी लो आप लोग, इन सब में अनेबल है तो इस सब में भी अनेबल होना चाहिए था। अब मुझे ए बी सी डी या कोई नए इनपुट ई की नीड नहीं है, बस मैं इतना करूंगा कि इसको लॉजिक 0 से कनेक्ट कर दूं सो दैट इट इज ऑलवेज ऑन, एंड हमारा सर्किट का जो एक्सपेक्टेशन है वो काम, और कुछ नहीं, सिंपल। अब आप क्वेश्चन 3 को रीड करके देखो। क्वेश्चन नंबर 3। आपको डिजाइन करना है 6x64 यूजिंग 3x8। अच्छा, यहां पे एक और कंक्लूजन भी लिख लो भाई, प्लीज एक सेकंड, यहां सभी लोग लिख लो। ये देखो
कितने डिकोडर लगे? 5 लगे ना। 5 2x4 डिकोडर required to design 3x8, sorry, 4x16 decoder. अब देखो आउटपुट में कितनी, देखो मल्टीप्लेक्सर में एक चीज ध्यान दो, मल्टीप्लेक्सर में हम इनपुट से बनाना चालू करते थे कि भाई 16 इनपुट है तो कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। डिकोडर में ऑपोजिट से हमेशा स्टार्ट करेंगे। डिकोडर में बनाना है 64 आउटपुट और एक में कितना है 8, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे कि ये एक डिकोडर, इसमें 8 आउटपुट, तो ये दूसरा हो गया 8 इंटू 2 16, ऐसे सॉरी 8 इंटू 2 16, ऐसे 8 डिकोडर लगेंगे जिससे कि आपके 64 आउटपुट कंप्लीट होंगे। तो ये डिकोडर नंबर 0 है, ये डिकोडर नंबर 1 है, तो ये डिकोडर नंबर 7 हो गया। 8 डिकोडर तो यहीं पे लग गए। अब ये 8 डिकोडर एक साथ ऑन नहीं होने चाहिए, उसके लिए मुझे एक डिकोडर चाहिए जो कि इसके अनेबल से कनेक्ट होगा। तो फर्स्ट आउटपुट देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 0 इसके अनेबल से कनेक्टेड होगा, ये 1 इसके अनेबल से कनेक्टेड होगा, ये 7 इसके अनेबल से कनेक्टेड होगा, ये अनेबल से कनेक्ट हो गया। इसके 3 इनपुट, अब इन सब के भी 3 इनपुट है, तो टोटल हो गए 3 और 3 6 इनपुट और 64 आउटपुट हो गए। और ये 64 आउटपुट में भी एट अ टाइम एक ही होगा क्योंकि अनेबल का हमने सही कनेक्शन कर दिया। तो इस लेवल में कितने डिकोडर लगे? 8 और 1 9, 9 इज द आंसर। 9 3x8 decoder for designing 6x64. ठीक है, 6x64। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स है, काफी हैवी और सीरियस डिस्कशन लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास मंडे को कंटिन्यू करेंगे शाम को 6 बजे सेम टाइम विथ दिस क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है वो हो जाएगा। फिर कंपेरेटर भी डेफिनेटली एंड कर ही देंगे उस दिन। ठीक है, फिर आपको बचेगा मेनली एडीसी एंड डीएससी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे 6